आगे छुट्टियां हैं तो कुछ काम तो करें, एंट्री तो हुई होंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, बल्कि ऐसे करते हैं कि पहले थोड़ा सा कर लेते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं, वो ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा ब्रीफली अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा जी, सबसे पहली बुक जो है जो हमारी होती है दैट इज नॉन एज जनरल जर्नल। जनरल जर्नल, आमतौर पर इसको जनरल बुक ही कहते हैं, एक पूरा नाम इसका जनरल जर्नल है। This book is basically a book in which the first time transaction is recorded. Whenever the transaction is to be recorded, the general journal shall help you to record the transaction. That is why it is known as prime book. मैंने बताया था इसको दो नाम देते हैं, प्राइम बुक। सेकंड, हम इसको क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं। इसको क्रोनोलॉजिकल क्यों कहते हैं कि उसमें हर ट्रांजैक्शन उसकी एक तरतीब से रिकॉर्ड होती है। एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इट्स अक्यूरेंस इन द सेम ऑर्डर, यानी इन द ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस। जैसे जैसे होती जाएंगी वैसे वैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती जाएंगी। जनरल जर्नल का एक फॉर्मेट होता है। अब वो फॉर्मेट क्या है? दिस वन। पहला कॉलम होता है, इसको हम कहते हैं डेट। ठीक है जी। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, और इसके लिए हम स्पेसिफिकली ज्यादा स्पेस छोड़ते हैं क्योंकि ये हेड ऑफ अकाउंट्स है। यहां तक लाइए। उसके बाद एक कॉलम होता है हमारा, लेकिन यूज नहीं होगा, लेजर फॉलियो, LF, यानी मीन लेजर फॉलियो। फॉलियो कहते हैं पेज नंबर को। ये प्रैक्टिकली यूज होगा, यहां यूज नहीं होगा। लेजर फॉलियो, लेजर क्या है, इससे अगली बुक लेजर ही है, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली यहां से इसको हमने लेके जाना है लेजर में। जब हम यहां से इसको लेजर में लेके जाएंगे तो ये बात है कि जिस जगह पे लेके जाएंगे उसका एक रेफरेंस नंबर यहां लिखना होगा। पेज नंबर, मोस्टली पेज नंबर होता है, उसको हम लेजर फॉलियो कहते हैं। उसके बाद दो कॉलम और आएंगे। फर्स्ट इज डेबिट इन रुपीस एंड सेकंड इज क्रेडिट इन रुपीस। ये फॉर्मेट है हमारा जनरल जर्नल का। हमने यही जितनी ट्रांजैक्शन पढ़ी हैं, 25 पढ़ी हैं, इनका जनरल जर्नल बनाना है आप। बाकी का भी बनाते जाएंगे आप, यानी कंप्रीहेंसिव एक तरफ आपने अब ये प्रॉपर तरीके से, वो दैट वाज नॉट अ प्रॉपर वे, वो तो सीखने के लिए था कि क्या चीज डेबिट होगी, क्या क्रेडिट होगी, क्या एलिमेंट अकाउंट होंगे, वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वट एवर इट विल बी, वो सारी की सारी हमारा लर्निंग प्रोसेस था। बल्कि आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि आखिरी दरमियान वाले दो अब हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट, वही हेल्प देनी है हमें यहाँ, फर्स्ट और लास्ट। अच्छा, ये पहली ट्रांजैक्शन जरा ओपन कीजिएगा जो आपने लिखी हुई है, जिसमें बिजनेस स्टार्ट की बात हुई थी कि मुख्तार ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ कैश लेकर आया, कुछ व्हीकल लेके आया, एक जिसकी वैल्यू आज की 4 लाख रुपए थी। आपने क्या क्या डेबिट और क्रेडिट किया था? कैपिटल क्रेडिट था, कैश डेबिट था, कार या व्हीकल अकाउंट डेबिट था। अच्छा, यहां लिखने का तरीका क्या होता है? पहले तो डेट देखें, किस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी लिखी होगी।
ट्रांजैक्शन में? 25 जनवरी 2015। 2015, ठीक है। मैं यहां पर ईयर एक ही दफा लिख दूंगा 2015, बार बार नहीं लिखूंगा। और फर्स्ट, सॉरी कौन सी जनवरी? 25 जनवरी। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है कि पहले डेबिट अकाउंट लेना है और फिर क्रेडिट। इसकी तरतीब ये होती है, ठीक है। जब हम वो बना रहे थे उस स्टाइल में कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, कौन से हेड ऑफ अकाउंट, कई दफा क्रेडिट पहले आ जाता था, कई दफा डेबिट, कोई बात नहीं, वहां कोई मसला। लेकिन यहां पर आपने पहले डेबिट और फिर क्रेडिट। अब कितने डेबिट हैं? 2 डेबिट है, हाँ जी। तो दोनों को पहले लिखना पड़ेगा। पहला कौन सा हेड है? अब इसमें से जिसको मर्जी पहले लिख दो, क्योंकि दोनों डेबिट है। कैश। अब कैश की जो अमाउंट है वो डेबिट में आएगी, क्योंकि डेबिट साइड है ये। कितनी अमाउंट है? 400 या 300? 400,000। दूसरा हेड भी हमारा डेबिट था, एंड दैट इज कार या मोटर व्हीकल्स। और ये भी डेबिट हुआ 300,000 से। ये दोनों डेबिट है, इसलिए दोनों अमाउंट मैंने डेबिट में लिखी। और क्रेडिट है कैपिटल। अब क्रेडिट लिखने का तरीका ये होता है कि 1 टैब के इक्वल स्पेस छोड़ दें। टैब समझते हो ना, जैसे टाइपिंग कर रहे हो तो टैब दबाया, तो यहां पर हम कैपिटल लिखेंगे। ये लिखने का स्टाइल हमें बताता है कि ये हिस्सा जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है वो डेबिट होता है, जो थोड़ा सा स्पेस के बाद स्टार्ट होता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं, विच इज 700,000। इसके साथ जो कॉमर्स स्टूडेंट पढ़ के आए हैं किताबों में, वो इसके साथ 2 भी लिखते हैं, क्रेडिट के साथ 2 लिखते हैं, ठीक है। और लेजर में बाय लिखते हैं। कोई जरूरत नहीं है 2 लिखने की, कोई जरूरत नहीं बाय लिखने की। मैं अक्सर कहा करता हूं कि 2 एंड बाय इज तुक्का एंड बकवास। वी हैव नो मच टाइम टू राइट दीज तुक्का एंड बकवास। जस्ट राइट स्ट्रेट अवे वर्ड्स कि कौन से हेड ऑफ अकाउंट है। इतना टाइम नहीं है कि आप वो 2 भी लिखें और बाय भी लिखें, कोई जरूरत ही नहीं है। जब ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी, हर ट्रांजैक्शन के बाद डेबिट और क्रेडिट यहां से चेक कर सकते हो कि वो इक्वल आना चाहिए, और आएगा। अच्छा, जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, छोटी सी आपने यहां नरेशन लिखनी होती है। इसको हम नरेशन कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि ये ट्रांजैक्शन है क्या। अब क्वेश्चन में देखो तो बड़ी लंबी ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। मुख्तार ने बिजनेस स्टार्ट किया, फलां से किया, इतनी गाड़ी लाया, पुरानी खरीदी हुई थी, वगैरह कुछ नहीं लिखना। सिंपल, जितना ब्रीफ कर सकते हो। यानी मैं सिंपल लिखूंगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड कार। इवन एग्जामिनेशन के अंदर भी जब आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब भी आया है, 1-2 मतलब आया हुआ है, जर्नल एंट्रीज तो आई हुई हैं, तो उसमें वो कहता है नरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इवन वो नरेशंस भी नहीं आपसे मांग रहा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओ, अगर मांग ले तो फिर आपको कम से कम आती हो। तो ये पहली ट्रांजैक्शन मेरी मुकम्मल हो। ये क्लियर हो गया जी? इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं, सिंपल डेबिट और क्रेडिट मैंने आपके सामने किए। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ आइए। अगली ट्रांजैक्शन की डेट पहले बताएंगे। 27 जनवरी 2015। अब 2015 मैंने ऊपर एक ही दफा लिख दिया हुआ है, सिर्फ 27 जनवरी लिखूंगा। अब 27 जनवरी में कौन कौन से हेड थे आपके पास? उनमें डेबिट पहले निकालो कौन सा है। एंट्री आप कर चुके हो, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। फर्नीचर। फर्नीचर डेबिट था, ये डेबिट पहले लिखा। और सेकंड
Accounts payable. अच्छा, अकाउंट्स पेबल का नेम से लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि हमने लेजर्स बनाने हैं तो नेम से बनाएंगे। स्टैंडर्ड फर्नीचर शॉप। ठीक है जी। अब इसके लिए मैं नरेशन क्या लिखूंगा, नरेशन लिखूंगा फर्नीचर बॉट, आपने फर्नीचर खरीदा है, और चूंकि नेम है तो हम लिखेंगे ऑन क्रेडिट। सिंपल इस ट्रांजैक्शन को ऑन क्रेडिट या फॉर कैश लिख सकते हैं। ये क्रेडिट पे है तो ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदी। कितनी अमाउंट है? 70,000 फर्नीचर की अमाउंट यहां डेबिट करूंगा फर्नीचर के सामने, और 70,000 क्रेडिट करूंगा स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर के ऊपर। ये सारी एंट्रीज नहीं मैं ये कर रहा, प्लीज सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूं कि कैसे अब आप कर चुके हो जो 25 एंट्रीज कैसे पुट करनी। समझ आ रही बात? अच्छा, तीसरी एंट्री बताइएगा। थर्ड डेट क्या है थर्ड एंट्री की? 31 जनवरी। अब 31 जनवरी को डेबिट अकाउंट क्या था और क्रेडिट अकाउंट क्या है? अगेन फर्नीचर डेबिट कर दूंगा, एक जैसा हेड रखूंगा। पूरा लिखना है तो बेशक ऊपर भी पूरा लिखो, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। असल में ये एंट्री में कोई फर्नीचर नहीं खरीदा था हमने, बल्कि कारपेंटर को 20,000 रुपीज पे किए थे इंस्टॉलेशन के। यहां मैं सिर्फ नरेशन में लिखूंगा पेड लेबर टू कारपेंटर, बस सिंपल। ये मैंने 3 ट्रांजैक्शंस आपके सामने लिख दी। अब बाकी ट्रांजैक्शन आप खुद एंटर कर सकते हो। बताओ ये समझ आई? जी सर। ठीक है जी। अब आपने जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन आएगी, यानी 26 से ऑनवर्ड जो हम अब बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे वो इस स्टाइल में करेंगे, ताकि इसी को हम कंटिन्यू कर सकें। पहले तो 25 ट्रांजैक्शन एंटर करोगे, फिर 26 से ऑनवर्ड आप वहां लेते जाओगे उसी जर्नल में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बुक जर्नल जब मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, अब ये भी ध्यान में रखिए, जब पेज खत्म हो जाए आपका और ट्रांजैक्शन मतलब अभी तो चल रही है, एक पेज पे तो ये 50 नहीं आएंगी, क्या करोगे? इसको टोटल करोगे पहले। फर्ज करें ये मुकम्मल हो गया पेज, मेरे पास तो अभी यकीनन आपके पास मुकम्मल नहीं हुआ होगा, मैं वैसे समझाने के लिए कर रहा हूं। इसको टोटल कर लोगे, 4 और 2 तो 790,000। तो डेबिट में भी 790 आएगा और क्रेडिट में भी 790 आएगा। ठीक है। और इसको मैं लिखूंगा यहां टोटल कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, यानी ये टोटल मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। अगले पेज पे जब आओगे इसी तरह स्टार्ट होगा ना ये, बिल्कुल ट्रांजैक्शन लिखने से पहले आप फिर नेक्स्ट पेज पे क्या लिखोगे? टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, अमाउंट्स वही 790,000 और 7, और जैसे ही मैं 790,000 यानी टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड कर लूंगा, फिर अगली ट्रांजैक्शन से नीचे कंटिन्यू करना जाओ। ठीक है, यानी ये मुसलसल हर पेज के एंड पे आपने इसको टोटल करते चला जाना है और हर पेज के अगले पेज पे लेते आएंगे। एग्जामिनेशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी वजह यह है कि वो ट्रांजैक्शन देते ही एग्जाम में 5 से 6 है, इससे ज्यादा नहीं आती। ठीक है, और वो 5 से 6 जो है वो चुन के निकालता है, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन निकालो जहां से स्टूडेंट को परेशानी आए। ठीक है, तो लेकिन ये मैंने ये असाइनमेंट इसलिए बनाई हुई है कि ताकि इसमें है थोड़ी सी मुश्किल ट्रांजैक्शन भी,
लेकिन सारे के सारे प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस इतनी जरूरी है जिसकी हद, अब आप तंग आ जाएंगे ये बना बना के, क्या मुसीबत में डाल दी है जर्नल लेजर जर्नल लेजर। जितना इसका हाथ खुलेगा ना उतना फायदा होगा। हमने आगे भी बढ़ते जाना है और ये भी करते जाना है, इसलिए इसको साथ साथ टाइम देते जाओ। अच्छा जी, इसके बाद फिर जब जनरल में सारी पोस्टिंग हो जाती है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बुक आती है, दिस इज नॉन एज जनरल लेजर। जनरल लेजर, अभी आप जनरल लेजर नहीं बना सकते, ये याद रखिएगा, जब तक के आपका जनरल कंप्लीट ना हो। हाँ, जितनी एंट्रीज है उससे मैं लेजर बना सकता हूं, लेकिन इनकम्प्लीट रहेगा भी, वो कंटिन्यू रहेगा। तो फिर आपके लिए ये मसला होगा कि स्पेस छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, किसके लिए कितनी स्पेस छोड़ो, कि अगली एंट्री में वो आना है या नहीं आना, वो लेजर या नहीं आएगा, वो तो आपको नहीं अंदाजा होगा। इसलिए पहले जनरल कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद जनरल लेजर। एक तरीका ये भी है कि 25 ट्रांजैक्शन कर चुके हो, 25 ट्रांजैक्शन के को क्लोज कर दूं, आगे वाली ट्रांजैक्शन सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, इस तरह बनाते जाएंगे, बेशक लेजर्स ना बनाओ, लेकिन पहली 25 ट्रांजैक्शन को क्लोज करके उसके लेजर्स भी बनाओ, और जनरल तो आना ही आना ना, और लेजर्स भी बना लो। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर 50 बहुत ही लेंथी हो जाएगी। ओके जी, जनरल लेजर क्या होता है लिखिएगा। अच्छा, पहले लिखने से पहले भी जरा एक बात करते हैं। देखो, ये तो अभी खैर मैंने 3 ट्रांजैक्शन लिखी, जब ये 25 ट्रांजैक्शन लिख देता हूं आपके सामने और आपसे कहता हूं कि बताओ कितना कैश मेरे पास पड़ा हुआ, क्या करोगे, किस तरह बताओगे? मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल परचेज कितनी है हमारी, मैं आपसे पूछता हूं टोटल सेल कितनी है, यहां तो खैर नहीं नजर आएगी, लेकिन 25 ट्रांजैक्शन में तो है ना। ठीक है, तो क्या करोगे, कैसे मुझे बताओगे, क्या तरीका कार माइंड में आता है? एनी स्टूडेंट? सर वो जो डेबिट, टोटल होगा उससे करेंगे। टोटल होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, सपोज टोटल सेल कितनी है, कैसे कैसे मुझे बताओगे? जनरल से कैसे ढूंढो? सर जितनी भी सेल होगी उसको टोटल कर लेंगे। उसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो 25 ट्रांजैक्शन है, इनमें हो सकता है 4 ट्रांजैक्शन हो, आप उसको ढूंढते रहोगे, ढूंढने के बाद फिर उसको टोटल साथ साथ करते रहोगे और आंसर दे दोगे, तो कितना टाइम चाहिए होगा? टाइम लग जाएगा ना। और अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो तो टाइम बढ़ता जाएगा, ऐसा ही है, मानोगे ना इस बात को? हमने शुरू में क्या पढ़ा था? टू रिकॉर्ड इन सच ए वे सो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्विकर, यानी चाहे 5 ट्रांजैक्शन हो, चाहे 50 हो, चाहे 5,000 हो, मुझे टाइम उतना ही लगे। सिस्टम तो फिर ये कहता है ना, सिस्टम ये तो नहीं कहता कि 5 ट्रांजैक्शन हो तो कम लगे, 50 हो तो ज्यादा लगे इंफॉर्मेशन निकालते हुए। तो इसका मतलब है ये हुआ कि हमें यहां से जनरल में मिक्सअप हो जाएगा। चलो, सेल फिर भी मैं ढूंढ लूंगा, कैश ढूंढना आसान नहीं है। मैं आपसे कहता हूं बताओ कैश बैलेंस कितना है, कहीं कैश डेबिट हो रहा है, कहीं कैश, और बहुत सी ट्रांजैक्शन में कैश आएगा, अबाउट 70% ट्रांजैक्शन में तो कैश आता है। फिर आपका प्लस माइनस करते रहोगे, उसमें एक रिस्क और भी क्रिएट होगा, और वो क्या है? टोटल गलत हो सकता है, जहां गलत हुआ सारा शुरू से करना पड़ेगा। तो लिहाजा इन चीजों को, जो चीजें यहां से हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके लिए हम जनरल लेजर्स की तरफ आते हैं। लिखिएगा इसकी डेफिनेशन, क्या बस डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको ब्रीफली मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। लिखिए, जनरल लेजर इज separate record of each account head, separate record of each account head which represents all entries
एंड बैलेंसेस। ठीक हो गया? यानी अगर इस वर्डिंग को देखो तो जनरल लेजर्स क्या है? सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच, हाँ जी, ईच हेड ऑफ अकाउंट। मतलब अभी जितनी मैंने 3 ट्रांजैक्शन लिखी हैं, इसमें कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट आपने यूज किए? कैश, मोटर व्हीकल्स, कैपिटल, फर्नीचर, स्टैंडर्ड फर्नीचर स्टोर। क्योंकि आखिरी मैंने इसलिए नहीं पढ़ा, फर्नीचर पहले बोल चुका हूं, कैश भी बोल चुका हूं। यानी इसके अंदर ही अगर आप देखें 5 हेड ऑफ अकाउंट्स आए हैं। इसका मतलब मुझे क्या करना है इस वर्डिंग के तहत? सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच हेड ऑफ अकाउंट। यानी कैश का सेपरेट रिकॉर्ड होगा, मोटर व्हीकल्स का सेपरेट रिकॉर्ड होगा, कैपिटल का सेपरेट होगा, फर्नीचर का सेपरेट होगा, परचेज सेपरेट होगी, सेल सेपरेट होगी। जब सारे अलग अलग होंगे तो इंफॉर्मेशन कोई कल होंगी कि नहीं? मैंने किसी वक्त भी देखनी है मेरी परचेज कितनी है, मैं वहां से देख लूंगा, क्योंकि वहां सिर्फ इकट्ठी क्या हो रही है? परचेज। इधर तो सारी मिक्सअप हो रही है। ठीक है, लेकिन ये बेसिस प्रोवाइड करता है कि यहां से मैंने इसको पोस्ट करना है किसमें? लेजर में। ठीक हो गया? अब जो जनरल में आपने ये जो ट्रांजैक्शन लिखी हैं, इस प्रोसेस को अकाउंटिंग में हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। ये खास तौर पे आपने याद रखना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर ये कहता है आपको कि रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, तो फिर कौन सी बुक बनाओगे? बुक नहीं लिखता। हाँ जी, जनरल प्राइम बुक। जो जनरल लेजर में आप ये सारी ट्रांजैक्शन लेकर आओगे, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पोस्टिंग। ये प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। अगर एग्जामिनर ये कहता है कि पोस्ट द ट्रांजैक्शंस, बस इतना सा वर्ड लिख देता है तो नहीं, वो नहीं बनेगा। वो अक्सर ब्रैकेट में लिखता है कि विदाउट यूज ऑफ लेजर जर्नल। वो तो प्रैक्टिस के साथ है ना। हालांकि पहले वो बनेगी तो जर्नल लेजर बनेगा ना, लेकिन वो दरम्यान से एक बुक स्किप करवा देता है। वो कहता है आप बनाओ, एग्जामिनर है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और ये आया हुआ है 2 मरतबा पेपर में आया हुआ है। वो कहता है जी कि सीधा लेजर बनाओ, जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करोगे? ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। अब जब प्रैक्टिस की होगी, आप जर्नल एंट्री दिमाग में बनाओगे, उसको याद लाते जाओ सीधा। ठीक है, सो एनीहो, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पोस्टिंग। अब मैंने सारी पोस्टिंग शुरू करनी है, तो लेजर का फॉर्मेट भी हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसको पोस्ट भी करके देखते हैं कैसे करना है। जितनी मैंने लिखी है, ऑब्वियसली ज्यादा होती जाएंगी, ज्यादा पोस्टिंग होगी। अच्छा, इस बुक को हम नाम देते हैं एनालिटिकल बुक। लेजर एनालिटिकल बुक क्यों है? इसलिए कि लेजर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब मेरे सामने लेजर आ जाएगा, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कौन सी ट्रांजैक्शन हुई हुई है। मुझे खुद ब खुद वो बताएगा कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है। ठीक है, अब जब मैं बना लूंगा लेजर, तो फिर आपको ये एनालिटिकल का मीनिंग ज्यादा बेहतर में अंडरस्टैंड करवा सकता हूं। ठीक है, लेकिन अभी आप चलिएगा तो लेजर बनाते हैं। सबसे पहला लेजर हम बनाएंगे कैश का। हर एक का सेपरेट लेजर, फॉर्मेट सबका एक ही होगा। इसका पोस्टिंग का तरीका समझना है आपने। ये टी अकाउंट फॉर्मेट होता है, इसको हम, ये जरा बड़ा होता है। सेंटर में एक लाइन लगाते हैं जिसको टी अकाउंट कहते हैं। इसकी डेबिट साइड में यही सारी चीजें आएंगी, डेट, पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन, यहां पर जेएफ,
वहां LF लिखा था, यानी मेन लेजर फॉलियो था वहां, या जर्नल फॉलियो। यानी जब मैं पोस्ट करूंगा ना, प्रैक्टिकली मैनुअल सिस्टम में हम क्या करते थे, जब कैश को मैं पोस्ट करने लगता था कैश के लेजर में, तो कैश का पेज नंबर यहां पर और जर्नल का पेज नंबर यहां पर। इसका फायदा क्या होता था, किसी वक्त भी मैंने ट्रेस करनी है ना एंट्री बैक एंड पे जाके, तो मैं लेजर से पेज नंबर देखूंगा और वो जर्नल में जाके चेक कर लूँ, ठीक है। और उससे फिर मैं वाउचर निकालता था। मैनुअल सिस्टम में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब तो कंप्यूटराइज आ गया, अब तो जस्ट आप कंट्रोल F करो, लिखो, सारा कुछ सामने आ जाता है। अब कौन सा मुश्किल रह गया, ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया। लेकिन जब मैनुअल सिस्टम होता था, हम तो करते रहे मैनुअल सिस्टम, हमें आइडिया है, ठीक है। हम तो ये शीट्स, इतनी बड़ी बड़ी शीट होती थी और उसको धड़ाधड़ टोटल मार रहे होते, ठीक है। तो ये आप यकीन बात है, ये थोड़ी ट्रांजेक्शन तो नहीं होती बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस में, और उस वक्त सब मैनुअल सिस्टम होता था। तो कंप्यूटर ने बहुत मसले हल कर दिए हमारे। यहां पर रुपीस आ जाएगी, ये एक साइड आ गई। दिस साइड इज नॉन एज डेबिट साइड। डेबिट साइड, सेम यही चीज आप इस साइड पे ले आओगे। डेट, इसको मैं डबल कर देता हूं ताकि आपके ज़हन में रहे कि अब यहां से दूसरी साइड शुरू हो गई। डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड रुपीस। और ये साइड कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड। और ये जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है, जो मैं लिख रहा हूं, यही तो आपकी अकाउंटिंग है सारी। एक बड़ा मशहूर जोक है इसके हवाले से, जोक कह लो, कहानी है, कोई हंसी वाली बात तो इतनी नहीं है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट की अहमियत बता रहा है वो एक अकाउंटेंट थे, बड़े सक्सेसफुल अपनी जिंदगी में, बड़े कामयाब। तो लेकिन उनका एक तरीका कार था, मिस्टेक भी बहुत कम होती थी उनसे। एक तरीका का, सुबह आना ऑफिस, अपना वो ड्रॉज ओपन करनी और इस तरह कुछ देखना और फिर बंद करना, लॉक, चाबी रख लेनी। लोग बड़े हैरान होते थे कि यार इस बंदे के पास ये कौन सा ऐसी चीज है, ये सब सीट पे बैठता है, ये बस देखता है और कुछ पता नहीं क्या अल्लाह का कलाम पढ़ता है या क्या पढ़ता है, कि इसकी तो सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है अकाउंटिंग में। खैर वो वक्त गुजरता जाता है, रिटायरमेंट का वक्त आ जाता है उसका, अब वो रिटायर हो रहा होता है। तो रिटायरमेंट में अक्सर वो देते हैं ना पार्टी वगैरह, फेयरवेल, ठीक है, अक्सर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसकी फेयरवेल थी, तो अब उसको कहते हैं कि अब आप तो जा रहे हैं, तो अब कोई ये राज तो आज बता दें, ये अब क्या लिखा हुआ था, हमें भी दे दें, हम भी वो आज शायद पढ़ के कोई शायद इस्तेफादा हासिल कर लें। तो वो दराज खोलते हैं और कह के दिखाते हैं, तो अंदर लिखा होता है कि डेबिट क्रेडिट ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड, एंड डेबिट ऑन द लेफ्ट साइड। ये पूरी अकाउंटिंग समझ आ गई कि आपने इसकी जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड देनी है, और राइट साइड जो है लेजर की, वो क्रेडिट साइड है। ऑब्वियसली अगर एक भी उल्टा हो गया ना, तो फिर बंदा ही उल्टा हो जाता है, फिर ढूंढता रहता है। लेकिन आप तो खैर, चूंकि फिर अगेन बात करूंगा, कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, आपको ये डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं, वो खुद करेगा लेजर, ठीक है। आपने सिर्फ ये बनाना है। हाँ हाँ, अगर अगर इधर गलत बनाएंगे, देखिए कंप्यूटर को हम कहते हैं, कंप्यूटर इज नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन। ये वर्ड पढ़ा हुआ आईटी में, शायद पढ़ा हुआ आपने। कंप्यूटर इट सेल्फ जो है ना, वो इंटेलिजेंट मशीन नहीं होती। जो कमांड आप उसको दे चुके होते हैं ना, उसने उसी को फॉलो करना है। हाँ, उसमें वो इंटेलिजेंट जरूर है कि वो उसने लकीर का फकीर चल रहा है। मतलब मैं कैश को लाइबिलिटी लिख देता हूं गलती से, ठीक है ना। अब मैं जितनी मर्जी कैश में एंट्रियां करता जाऊं, एंट्रियां भी ठीक हो रही हैं, लेकिन वो एंड पे जब मैं रिपोर्ट निकालूंगा, वो लाइबिलिटी शो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको तो जो कमांड दिया है वो ही चलाना ना। तो इंटेलिजेंट मशीन अब भी इंसान है, वो शख्स है जो पोस्टिंग कर रहा है,
उसने आपका जरा हेल्प किया ना, टोटल करने की जरूरत नहीं मुझे, टोटल हुआ है। अब तो यहां तक है कि मैं ये एंट्री कर रहा हूं, गलती से डेबिट साइड में एक अमाउंट गलत हो गई, क्रेडिट ठीक है, जैसे मैं सेव करूंगा वो कहेगा डेबिट और क्रेडिट इक्वली नहीं है, मैं सेव ही नहीं करता, यानी फौरन सामने आ गया। मैनुअल में तो हो जाती थी ना, अब मतलब एक जीरो अगर मैं कम लिख दूं हो जाता है टाइपिंग में, आप लोग एग्जाम में कर जाते हो, एक जीरो ज्यादा लगा देते, एक जीरो कम लगा देते, फिर भी दिमाग पता नहीं किधर होता है, प्रेशर नहीं। देखो अभी अब आगे जाएंगे ना, अब आपसे कैलकुलेशन करवाऊंगा जगह जगह में, जरा सी भी अमाउंट इधर उधर होगी ना, पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है, वो कहते हैं कुछ कुछ होता है, मुझे महसूस होता है कि यार ये समथिंग इज रॉन्ग इन द कैलकुलेशन, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है या गलत है, लेकिन मेरे अंदर एक हिस्स है जो बता देती है कि नहीं ये टोटल गलत। ये अकाउंटेंट की क्वालिटी पैदा होनी चाहिए। आप सिर्फ कैलकुलेटर पर रिलाई करते हैं, मैं कैलकुलेटर के साथ दिमाग भी चला रहा होता, एक जीरो ज्यादा होने से वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क आता है। तो क्या आपको जज नहीं होता कि यार ये हम थाउजेंड्स में लिख रहे थे, लाखों बन गया, 1 लाख 2 लाख हो, ये लाखों बन गया, कैसे? एक जीरो तो ज्यादा लगने से। तो इसलिए बी केयरफुल। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो दिमाग को थोड़ा सा हाजिर रख के एनी हो। तो ये लेजर की फॉर्म है। अब इसमें पोस्टिंग सीखनी है आप, इसमें कंपाउंड ट्रांजैक्शन की तरह पोस्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती, डिफिकल्ट तो नहीं पर इतनी भी नहीं मुश्किल होती। ले जी, मैंने किसकी पोस्टिंग करनी है? जब भी पोस्टिंग करने लगो 2 सवाल करने अपने आप से, कोई लिख के नहीं करने शुरू में। नंबर 1, जिस चीज का लेजर में बना रहा हूं क्या इस एंट्री में मौजूद है? पहला क्वेश्चन। मतलब मैं किसका लेजर बना रहा हूं? कैश का। क्या कैश इसमें मौजूद है? आंसर इज यस। 2 ही आंसर हो सकते हैं, यस और। अगर आंसर नो हो क्या करोगे? स्किप कर दो, फिर अगली ट्रांजैक्शन में यही क्वेश्चन करो। अब चूंकि आंसर यस आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन करना है, इज इट डेबिट और क्रेडिट? जिसका लेजर मैं बना रहा हूं उसको पॉइंट से देखना है। कैश, इसमें कैश मौजूद है, यस। क्या ये कैश डेबिट है या क्रेडिट? डेबिट है, मैं डेबिट साइड पे आ जाऊं। और अगर कैश क्रेडिट होता तो क्रेडिट साइड पे आ जाऊं। यानी ये 2 क्वेश्चन करने हैं। जब ये दोनों हो गए, अब मैं पोस्टिंग शुरू करता हूं। देखिए, डेबिट साइड पे ट्रांजैक्शन की डेट ले आऊंगा, वही 2015 एक दफा लिखा और 25 जनवरी। पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है? हेड ऑफ अकाउंट, जिसकी पोस्टिंग कर रहे हो ना उसका ऑपोजिट अकाउंट। मैं पोस्टिंग किसकी कर रहा हूं? कैश की। मैं यहां कैश नहीं लिखूंगा, मैं उसको ऑपोजिट अकाउंट लिखूंगा। ऑपोजिट अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट क्या होता है? ये डेबिट है ना, इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्रेडिट। यानी इसका ऑपोजिट अकाउंट मोटर व्हीकल्स नहीं है। क्यों? मोटर व्हीकल्स भी डेबिट है। ऑपोजिट का मतलब है डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का ऑपोजिट। तो कैश का ऑपोजिट अकाउंट क्या है? कैपिटल। तो मैं यहां लिखूंगा कैपिटल। ठीक हो गया? अब अमाउंट लिखनी है। अमाउंट कितनी लाऊं? अब आपने कैपिटल के सामने वाली अमाउंट ले आए तो गलत हो गया। जिस चीज का लेजर बना रहे हो उसकी अमाउंट लाओगे, क्योंकि कैश कितना आया बिजनेस में? 4। कैपिटल में तो मोटर व्हीकल्स भी शामिल है। वो सारा ऑपोजिट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? अभी मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये एनालिटिकल बुक है, लेजर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जरा देखते हैं कैसे है। ये 400,000, अगर फर्ज करें मैं कैपिटल नहीं लिखता, मैं कैश लिखता हूं यहां, तो फिर हर जगह कैश कैश ही आता जाएगा ना, यहां पर भी कैश कैश आता रहेगा। मुझे कैसे पता लगेगा ये कैश किस सोर्स से आया है, या कैश खर्च हुआ है तो किस सोर्स पे आपने स्पेंड किया है? ऑपोजिट अकाउंट लिखने का फायदा क्या होता है? नेचुरल सी बात है, ऑपोजिट अकाउंट लिख रहा हूं तो क्या फायदा हो रहा है? मुझे खुद इसको लेजर को देख के समझ में आ रही है
ये 400,000 बिजनेस में आए हैं, किसके थ्रू आए हैं? थ्रू कैपिटल। ठीक है, इसी तरह जब मैं लिखता जाऊंगा तो मैं इजीली बता सकता हूं। अगली आइएगा, ये पोस्टिंग मुकम्मल हो गई, इतना सा काम। सेकंड एंट्री, क्या इसमें जिस चीज का मैं लेजर बना रहा हूं कैश, क्या इसमें कैश है? छोड़ दो, अगली एंट्री है। अच्छा, जिस चीज को मैं पोस्ट करता जाता हूं समझाने के लिए टिक लगाता ताकि कोई मिस ना हो, आपने भी अपना इसमें करते जाना। अगली एंट्री में है यस। अब सेकंड क्वेश्चन, इज इट डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। तो मैं अब क्रेडिट साइड पे आता हूं। 2015 एक दफा लिख लिया, 31 जनवरी और ऑपोजिट अकाउंट फर्नीचर अमाउंट कैश वाली लेनी है 20,000। अच्छा, यहां पर भी फर्नीचर वाली भी ले लो तो सेम होती है ना। जब दो हेड ऑफ अकाउंट हो तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप आदत बना लो मैं फर्नीचर वाली नहीं उठा रहा, मैं कैश वाली ले रहा। जहां कंपाउंड ट्रांजैक्शन आ गई तो वहां मसला बनेगा। अभी तो मैंने 3 एंट्रीज की हैं जिसमें से 2 कैश की थी, मैंने पोस्ट कर दी। लेकिन जब 25 एंट्री करोगे सबसे बड़ा लेजर किसका बनता है? कैश। कुछ लेजर ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन मिलेगी, फर्नीचर की 2 मिलेंगी, कैपिटल की 1 मिलेगी, एंड सो इस तरह बहुत सी ट्रांजैक्शन है जो 1-2 मिल रही होती, ज्यादा नहीं होती। तो यहां तक अब देखें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कैसे है। अब कैश है, फौरन मेरे जहन में आएगा कैश एसेट होता है। एसेट की डेबिट साइड जो है वो बिजनेस में आ रहा है, क्रेडिट साइड जा रहा है। जब मैं पढ़ूंगा तो मैं लिखूंगा जी 400,000 बिजनेस में आए कैपिटल की इन्वेस्टमेंट के थ्रू, 20,000 उसमें से मैंने स्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीदा। इस वजह से हम इसको एनालिटिकल बुक का नाम देते हैं। ये बुक ऐसी बुक है जो हर चीज खुद बता रही है, मुझे ऐसे बैक एंड पे जाने की, ट्रांजैक्शन देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये दिस इज द वे ऑफ पोस्टिंग। अब आपने जितने भी लेजर है सारे बनाने पड़ेंगे, 25 ट्रांजैक्शन। अच्छा, जब आप बना लोगे तो नीचे 2 लाइनें छोड़ के अगला लेजर शुरू करना। रीजन, क्योंकि मैंने क्लोजिंग करवानी है, अभी अगले स्टेप पे जाना है, लेकिन वो भी नहीं हो सकता जब तक मुकम्मल लेजर ना बने। तो आज आपका जो टास्क है वो मैंने बता दिया। ये 2 दिन है आपके पास, 25 ट्रांजैक्शन तो कर चुके हो ना। जो 25 से ज्यादा करना चाहता है उसकी मर्जी है, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन 25 ट्रांजैक्शन को रोक लो, डेडलाइन बना, उसको डेड एंड बना लो। और 25 ट्रांजैक्शन के बाद, क्योंकि इसी को फिर मैंने जो आंसर आएंगे उसी को आगे लेके जाना है अगले स्टेप पे। जर्नल बनाओ, उस पर इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो बना बनाया होता है किस्म का, जस्ट प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना। उसके बाद फिर आप लेजर्स बनाओगे, सारे लेजर्स बना के फिर अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे सबको। हाँ, कई मैंने बताया ना, कई एक आएंगे। अब ये नहीं है एक पेज पे एक बना दें, टीचर्स पेज छोड़ के ये खत्म हो गई और कोई ट्रांजेक्शन, उससे नीचे 2 लाइनें छोड़ो फिर अगला शुरू कर दो, अगला लेजर शुरू कर दो। सबसे बड़ा लेजर जो होता है ना वो कैश का होता है, क्योंकि आपके 70% एंट्रीज में कैश इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद परचेज का होता है, सेल का होता है, सारा कट्ठा ही हो रहा है ना। अगर गौर से देखें तो सारा कट्ठा हो रहा है। इस वक्त मैं कैश को कंबाइन कर रहा हूं, और कैश वाहिद चीज है जो डेबिट भी होती है, और अब बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो डेबिट हो रही है, सिर्फ डेबिट ही हो रही है, जो क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट हो रही है, एक साइड खाली नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको लेके चलना है। तो पहला लेजर में टाइम लगना है, उसके बाद तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अब आइएगा अगली ट्रांजैक्शंस में 26 से। जी जनाब, 26 नंबर ट्रांजैक्शन, पेड यूटिलिटी बिल्स ₹18,000 on March 12, 2015। जी बताइए, ऑनलाइन वालों बोलो। सर यूटिलिटी बिल डेबिट होगा? यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट होगा। 18,000 से
ठीक और है, कैश क्रेडिट हो गई। कैश क्रेडिट होगा, बिल्कुल ठीक है, ये एंट्री पहले भी गुजरी थी, ठीक है। अच्छा 25 से बढ़ा लो, 25 में ना मसा मसा नहीं आएगा, 30 कर लो, वो जो जनरल लेजर वाली, ठीक है। अच्छा 27, 30, paid rent of building rupees 20,000 on March 15, 2015 as newly acquired on this date. आपने एक नई बिल्डिंग एक्वायर की, रेंट पे ली है ना ऑब्वियसली, उस पे आपने 20,000 का रेंट पे किया है, तो बताइएगा। डेबिट होगा सर रेंट? रेंट एक्सपेंस और कैश। जी, इसमें पहला हेड जो आएगा बिल्डिंग तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि आपने बिल्डिंग खरीदी तो नहीं है ना, और एस बिल्डिंग तो तब लिखोगे जब हमारी एसेट की डेफिनेशन फुलफिल होगी। एसेट क्या कहता है कि एनीथिंग, हाँ, परचेज विद द इंटेंशन ऑफ यूज। अब ये परचेज नहीं की पहली डेफिनेशन के मुताबिक, कंट्रोल तो दूर की बात है, तो लिहाजा इसको तो छोड़ दो, ये बिल्डिंग हमारी नहीं है, लेकिन वो बिल्डिंग एक्वायर तो हमने की है ना, तो यूज तो हम ही करेंगे ना, लेकिन यूज करने की केस हम रेंट देंगे, तो इसलिए रेंट एक्सपेंस, एक हेड रेंट एक्सपेंस आ गया और एक्सपेंस डेबिट होगा, तो कितनी अमाउंट है 20,000, और कैश क्रेडिट हो जाए, पेड किया ना, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 27। 28 में goods of sales value of rupees 70,000 was sold for cash through commission agent who charged 5% commission on March 18, 2015। अच्छा अब जल्दी से कर लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है, और मैंने ये 3 ट्रांजैक्शन मुकम्मल करनी है, मैंने कह दिया आपको 30 तक करना है। तो आपने यहां सेल की हैं गुड्स कैश पे, लेकिन थ्रू कमीशन एजेंट को, जिसने 5% अपनी कमीशन चार्ज की है, ठीक है। बड़ी सिंपल एंट्री है, देखो 70,000 की मेरी अगर सेल होती है तो मुझे कैश कितना मिलेगा, गुड, वेरी गुड, पूरा तो नहीं मिलेगा ना, क्यों, 5% उसका हक है, आपने एग्री किया हुआ है कि भाई 5% तुम रखना, बाकी मुझे दे, तो मैं कैश को डेबिट करूंगा, कैश आ रहा है ना मेरे पास 66,500 आफ्टर डिडक्टिंग दी कमीशन। लेकिन दूसरी तरफ सेल्स रेवेन्यू, और रेवेन्यू कितना है मेरा 70,000, सेल तो 70 की हुई है ना, तो क्रेडिट करूंगा 70,000 से। अब डिफरेंस आ गया, यहां ये कमीशन है और ये कमीशन एक्सपेंस है, ठीक है, और कमीशन एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट, गुड। अब मैं एंट्री बोल दूं पूरी, तो कैश डेबिट 66,500, कमीशन एक्सपेंस डेबिट 3,500, और क्रेडिट होगी सेल्स। अच्छा 29 में देखें, सोल्ड गुड्स टू लाहौर ट्रेडिंग रुपीज 125,000, 20% payment was received on spot on March 27, 2015, and the balance shall be received on terms 330 and 50। अच्छा, अब लाहौर ट्रेडिंग को हमने 1,25,000 रुपए की सेल की और 20% पेमेंट ऑन स्पॉट उसने हमें दे दी, बाकी 80% पेमेंट वो कहता है मैं आपको बाद में दूंगा, जिसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई। हाँ जी, हाँ जी, कैश, कैश को पहले ले लेते हैं, कैश डेबिट होगा 25,000 से 20%, अकाउंट रिसीवेबल 1,00,000 से डेबिट होगा 100,000 से, और सेल्स 125,000 से क्रेडिट हो जाएगी। ये ठीक है, गुड जी। ख्वाजा राफे, माइक ऑफ करो। तो सो जाते ना, सोते सोते हाथ लग जाता है, मुझे भी अंदाजा है, मोबाइल पकड़ा होगा तो सोते सोते बंदे को थोड़ा सा लग जाता है हाथ। अच्छा, नेक्स्ट, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नवनीत सन्स वर्थ रुपीज 60,000 ऑन टर्म 410 एंड 30 मार्च 28, 2015। आपने नबी सन्स से गुड्स खरीदी हैं 60,000 रुपए की। परचेज तो सिंपल है, परचेज डेबिट और नबी सन्स अकाउंट्स पेबल, लेकिन मैंने कहा जरा नाम के साथ यूज करना ज्यादा बेहतर, लिखो बेशक पेबल और साथ नबी सन,
और अमाउंट आएगी 60,000। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब दूसरा ये है कि हमारी क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मंडे को है, तो रमज़ान में सैटरडे को क्लास नहीं होगी, रमज़ान के महीने में सिर्फ, और मंडे को इंशाल्लाह फिजिकल क्लास होगी, कॉलेज ओपन हो जाएगा। आपने SOPs का मुकम्मल ख्याल रखना है। देखें, आपका भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। जितनी सख्त सिचुएशन में गुजर रहे हैं ना, वो शायद अंदाज़ा नहीं है। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं अब भी, मैं तो इसको जहालत कहता हूँ, सीधी बात करता हूँ, जहालत की इंतहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी फैमिली में डॉक्टर्स भी हैं, और जब जो पहली वेव आई थी और जिस तरह उनको भी हुआ कोविड, उनमें से कई हो, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे थे और वो खुद बताते थे, जिस तरह वो बताते थे कि जी ख्याल करो और ये करो, तो हम अक्सर बात करते हैं जी वो कुछ लोग कहते हैं जी टीका लगा दो, टीका लगा के मार देते हैं, कुछ को वो 50 पता नहीं कितने डॉलर मिल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे, अगर हम मुसलमान लोग हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपकी इल्ज़ाम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हकीकत है या नहीं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है हकीकत हो सकता है जो चीज़ आपने खुद नहीं देखी उसको आप तस्दीक कर सकते हो, तो आपको नहीं कहना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर आती है ना आपको अहदीस भी आती हैं, अब मेरी पोस्ट में देखो हदीस बहुत कम लगाता हूँ मैं, और वो भी लगाता हूँ जो मुझे भी पता होता है ये अथेंटिक है। मैं आगे फॉरवर्ड नहीं करता कभी हदीस को, क्यों? ज़रा सी गलती हुई नहीं तो गुनाहगार हो जाऊंगा। बहुत सी हदीस जो है वो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की गई है, वो है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सी एहतियात की ज़रूरत होती है। हम लेते हैं अभी ये जो मामला हुआ हुकूमत का और ये TLP का, अगेन मैं यही कहता हूँ, चूँकि हमने कोई चीज़ नहीं ना देखी, किसी की नीयत को तो हम नहीं जानते, उनकी कॉज तो बहुत अच्छी है, मैं खुद तस्लीम करता हूँ, तरीक़ाकार में मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी बात में कतन कोई गलत बात नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हो सकता है, अब देखें, किसी की नीयत का तो इंसान नहीं कुछ कह सकता ना, इसलिए ऐसी चीज़ों पे रिमार्क्स मत दिया। अक्सर फेसबुक पे देखता हूँ कोई ऐसी ना पोस्ट लगाया करो, इससे अब फायदा नहीं होता। मतलब अगर आप इसलिए कर रहे हो कि कमेंट्स आ जाएंगे, कोई लाइक्स आ जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? ये दीन की चीज़ है, दीन की चीज़ पे कोई ऐसी बात ना करो, ठीक है। और वैसे भी कोई भी ऐसी पोस्ट लगाओगे ना जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आता है, तो वहाँ पर अपने आप को भी गुस्सा आता है ना कई दफ़ा, यार ये क्या लिख रहा है। कई दफ़ा उसको आगे से जवाब दे दिया तो बड़े सख्त अल्फाज में, वो गालियाँ तक बात चली जाती है, तो गुनाहगार तो हो गए ना। तो बेहतर नहीं है चुप करके बैठ जाओ, ठीक है। तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो मंडे को जब आप आएंगे तो सबके जो है, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी है हमारी, ये जेहन में रखिएगा, और 50 के करीब स्टूडेंट हैं, चले सारे तो नहीं आएंगे मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी जितने भी आएंगे 40-45 जितने भी आएंगे, वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में बिठाना पड़ेंगे। तो अपने SOPs का बड़ा ख्याल करना है आप, ठीक है। तो केयरफुली करना है, क्योंकि अब मैं जो सुन रहा हूँ, जो बात करना चाह रहा था बीच में रह गई, कि शायद आपने भी सुना, बहुत से फैमिलीज को कोविड हो रहा है। पता नहीं आपने सुना कि मेरे तो अजीज़ वकार इर्द गिर्द सारे, मेरे अपना भांजा फौत हुआ था पिछले फर्स्ट वेव में, ठीक है। तो मैं क्यों इसको गलत कहूँ? क्योंकि मैंने किसी को क्या जहर, वो एक TV पे आते हैं बड़े मशहूर प्रोफेसर, रिटायर्ड, बड़े इंस्पिरेशनल, वो भी देते हैं लेक्चर्स। उस दिन TV पे बैठे, वो भी जज्बात में आके, देखें किसी की आखिर आप तौहीन करेंगे, ये मेडिकल की तौहीन है ना, तो आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा, बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा जी मुझे इतने साल, मतलब 30-35 साल मैंने सर्व किया है मुख्तलिफ हॉस्पिटल, और बड़ी की पोस्ट पे बैठे हैं, MD, वो क्या होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, जो MS जो होते हैं, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, हाँ जी, जो मतलब हॉस्पिटल के हेड होते हैं, उनकी बात कर। वो कहते हैं मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी जहर वाला टीका देखा ही नहीं है, मुझे बता दो उसका नाम क्या होता है। पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट ठीक करें, जहर वाला टीका लगा दिया, जहर वाला टीका लगा दिया, और अल्लाह के बंदो, ये जहर वाला टीका होता क्या है, नाम तो बता दो। ये वो कह रहा है, वो कह रहा है नाम बता दो, मुझे बता दो, चलो नाम। हदीस में आता है, उसका मफहूम है कि इंसान के अंदर जब लुकमा जाता है तो वो अल्लाह पाक से पूछता है
या अल्लाह मैं इसके लिए यानी आसानी वाला मामला फरमाऊं, या अपने अल्फाज में कह रहा हूं, या इसके लिए मुश्किलात पैदा फरमा दूं। तो वही एक नवाला कई दफ़ा वो अंदर जाता है और बीमारी का बायस बन जाता है। कभी वही एक जो है वो आपके लिए बेहतरी का मामला बन जाता है। ये अल्लाह का हुक्म है। और ये तो देखें, मैंने आपको अपने ख़ानदान में बता, मेरे एक ससुराल में ट्विंस थे, वो कराची से लाहौर आ रहे थे। ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा, यंग लड़के थे। तो रास्ते में, अब कराची से मियाँ वाली काफ़ी फासला बनता है, तो रास्ते में वो ये जो ट्रेन आ रही थी उसमें खाना भी खाया उन्होंने। दोनों ने एक ही प्लेट में एक ही खाना खाया। दोनों घर पहुंचे, एक को फूड पॉइजनिंग हुई। फूड पॉइजनिंग के बाद इतनी बुरी हुई कि उसकी डेथ हो गई। मुझे उस वक्त वो हदीस याद आई कि वही लुकमा, वही खाना एक शख्स के पेट में गया, उसको कुछ नहीं हुआ, दूसरे को हुआ, उसके लिए तबाही हो गई। तो मेरा भतीजा भी है डॉक्टर, वो मुझे कहता है अंकल मुझे बताएं, पैनाडोल से रिएक्शन नहीं होता? मैं आपको ऐसे एग्जांपल भी दे सकता हूँ। पैनाडोल अगर हमने खिलाई और पेशेंट की डेथ हो गई, अब आप बता दो क्या वो उसमें जहर थे? कुछ 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 समझो, कुछ समझो यार, कुछ दिमाग अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। लोगों की बातों को मत सुनो, जो हकीकत है उसकी तरफ आओ। ठीक है, आप अपनी एहतियात करो, तवक्कल करो, बाकी मेरे अल्लाह को जो मंजूर है। जब मौत का वक्त आया ना, रोक कोई नहीं सकता। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि जो देखी जाएगी जो होगा, ये अल्लाह से बगावत है। उलमा कहते हैं ये अल्लाह से बगावत है, इससे बचो प्लीज। पढ़े लिखे बंदे हो तो इसलिए एहतियात करो। अक्सर मैं देखता हूँ यहाँ खड़े हैं, कोई परवाह नहीं, कोशिश तो करो ना जी। अभी हम भी रिस्क पे होते हैं जब निकलते हैं, ठीक है, लेकिन आयतुल कुर्सी पढ़े, सबसे अच्छी चीज। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर फरमाएंगे। अगर तो मौत आई है तो फिर तो कोई चीज़ नहीं रोक सकती ना। लेकिन अगर एहतियात की बात है तो आयतुल कुर्सी से अच्छी चीज़ आपको, और भी बहुत सी आयत है, लेकिन आयतुल कुर्सी की हदीस से बड़ी आपको मिलेगी। ठीक है जी, तो 3 मिनट रह गए। अब्दुल नईम, प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब, बोलते जाओ जल्दी से। प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब शौकत, अब्दुल्ला खान, अब्दुल समद, अहमद मिनहास, अली हसन, अमानुल्लाह, प्रेजेंट सर। ओके ओके, अंबर शौकत, आमना रहीम, Present, sir. आमना तारिक, अक्सा अख्तर, Present. अक्सा शबीर, आरफा जारा, आसमा सरफराज, Present, sir. ईशा जावेद, ईमान गुलरेज, Present. ईमान सरवर, फाहद अली, प्रेजेंट सर। हैदर सयाद, हाजिरा खान, हलीमा आरिफ, Present, sir. हमाद असमत, हमजा अहमद, हमजा मुजाहिद, प्रेजेंट सर। इकरा खान, Present. इज्जत फातिमा, Present, sir. किरण शहजादी, लाइबा भट्ट, Present, sir. मानूर शाहिद, ये एक बैच 3। अच्छा जी, मलक अली इसरार, माया मंसूर, Present, sir. फरीद खान, हसीब रहमान, प्रेजेंट। हाशिम काजी, मोहम्मद राफे, शुएब प्रेजेंट अहमद, सर। ठीक है जी, प्रेजेंट सर।
तैमूर अब्दुल्ला, निदा लतीफ, Present, sir. निमरा आरिफ, राजा मोहम्मद रेयान, ये कौन वो नया ही आए, सैफुल्ला यूनुस, शारिया वाजिद, Present, sir. शायान समी, अच्छा जी, उसके बाद सैयद अमास, Present, sir. उमर फतेह, उस्मान उमे फलवा, उस्मान अहमद खान, Present, sir. जैनब बीबी, Present, sir. जीशान सज्जाद प्रेजेंट सर। और जीशान जाहिद। Present, sir. रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की, अटेंडेंस बीच में। ओके जी बच्चों।